तो कहानी की शुरुआत होती है फई नाम के फाइटर से, जो बहुत सारे फाइटर्स के साथ अकेले ही लड़ रहा होता है। फई ने अपने मार्शल आर्ट्स की कला से ज्यादातर दुश्मनों को धूल चटा दी, मगर तभी दुश्मनों के कुछ और साथी आकर फई पर एक साथ हमला कर टूट पड़ते हैं और उन्हीं में से एक दुश्मन फाइटर ने फई को नीचे गिराकर बेहोश कर दिया। तब फई को अपना बचपन याद आने लगता है। उसे झलक दिखाई दी। असल में उसके पिता अनाथ बच्चों की मदद करते थे और उन्हें रहने की जगह देते थे। ऐसे ही एक दिन उन्हें फायरी नाम का बच्चा मिलता है, जो बहुत ज्यादा बीमार होने से मरने की हालत में था। तब फई के पिता उसे अपने अनाथ आश्रम में लाकर उसका इलाज करते हैं, जिससे उस बच्चे की हालत बेहतर होने लगी। तब फई ने उसे फिर से उठने की हिम्मत दी और उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता। इसके कुछ सालों बाद देश का काफी मुश्किल दौर शुरू हो गया। हर तरफ युद्ध, गरीबी, दुश्मन देश के लगातार हमले, बीमारियों से आम जनता का बहुत बुरा हाल था। इसके बाद हम चीन के हांगकांग शहर के मरीन सिल्क रोड नाम से मशहूर जगह को देखते हैं, जहां ब्लैक टाइगर और नॉर्थ सी नाम की दो गैंग्स का बोलबाला था, लेकिन दोनों में पुरानी दुश्मनी थी। इस जगह पर सारे गलत कामों को अंजाम दिया जाता था, जैसे कि अफीम का धंधा, सट्टेबाजी, नशा और कोठों का व्यापार, और साथ ही देश के बाहर अरबपति अंग्रेज लोगों के साथ व्यापार भी करना। ब्लैक टाइगर गैंग का बॉस और लीडर मास्टर लुई होता है और उसके कामों को उसके 3 बेटे संभालते थे, जिनको वह अपना मुंह बोला बेटा मानता था। इसमें पहला टाइगर नॉर्थ इविल है, जो कि मजदूरों का लीडर है। वहीं दूसरा ब्लैक क्रो है, जो कि सट्टे का व्यापार संभालता है। इसके बाद तीसरे टाइगर को दिखाते हैं, जिसका नाम ओल्ड स्नेक है, जो कि कोठों का व्यापार करता है और बहुत ही अय्याश इंसान है। इसके बाद हम फई को कुछ फाइटर्स के साथ देखते हैं, जो कि ब्लैक टाइगर गैंग में शामिल होने के लिए आ रहे थे। फई का यहाँ आने का मकसद गैंग का चौथा टाइगर बनना था। जब वो सब मास्टर लुई से मिले तो उसने सबके सामने एक गद्दार आदमी को बेरहमी से मार डाला। इससे वहाँ मौजूद सभी लड़के हैरान रह गए, पर फई के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। वो जरा भी नहीं घबराया। अब लुई जलती हुई 2 रॉड्स को उन फाइटर्स की तरफ करता है, जिससे सभी डर जाते हैं, लेकिन फई बिल्कुल भी नहीं डरता। इस बात से लुई बहुत खुश होता है और सभी के लिए चाय मंगवाता है, मगर वह उन्हें चाय नहीं बल्कि उनके हाथ पर उबलता हुआ पानी डालने लगता है। सभी फाइटर दर्द से कांपकर अपने कप को नीचे गिरा देते हैं, मगर फई ने उंगलियां लाल होने के बावजूद भी कप पकड़े रखा। आखिर में लुई ने कहा कि जो भी दुश्मन गैंग नॉर्थ सी के लीडर का सिर काट कर लाएगा, उसे मैं अपना चौथा मुंह बोला बेटा बनाऊंगा और ब्लैक टाइगर का चौथा टाइगर कहलाएगा। फिर क्या, बिना देर किए फई ने अगले ही दिन नॉर्थ सी के अड्डे पर जाकर धावा बोल दिया और अकेले ही सारे दुश्मनों को बुरी तरह मारकर मौत के घाट उतार दिया। आखिर में उसका सामना नॉर्थ सी के लीडर से हुआ। पहले तो लीडर फई पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो फई से बड़ा था और उसने कई सारी जंग लड़ी हुई थी। दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन अंत में फई लीडर को हराकर उसकी ही तलवार से उसका गला काट कर जाने लगता है। लेकिन इस पहले कि फई वहाँ से सही सलामत निकल पाता, नॉर्थ सी के कई गुंडों ने उसे घेरकर एकजुट हमला बोल दिया। ये वही सीन था जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। फई उनसे लड़ता है, लेकिन तभी एक गुंडा उसे मारकर नीचे गिरा देता है। तब फई का जिगरी दोस्त बिग टूथ फई की जान बचाने के लिए पटाखों की दुकान को जला देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ब्लैक टूथ फई को उठाकर ले जाता है। जब वो ब्लैक टाइगर के अड्डे पर पहुंचा तो फई की बहादुरी देखकर मास्टर लुई बेहद खुश हुआ और उसने फई को गोद ले लिया। दूसरी ओर नॉर्थ सी के लीडर के बेटे वुलोंग ने जब अपने पिता का सिर चौराहे पर लटकता देखा तो उसका दिल इंतकाम की आग में जलने लगा। उसने कसम खाई कि पिता के कातिल को ढूंढकर उसका अंत जरूर करेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसी बीच फई की तबीयत ठीक होने पर उसे गोद लेने की रस्म में एक खास टैटू बनवाने को कहा गया। टैटू बनाते समय कलाकार ने एक राज खोला। ब्लैक टाइगर गैंग के पास एक गुप्त खजाना छुपा है, जो बस 2 खास चाबियों की मदद से खुल सकता है। एक गोल्ड चाबी है और दूसरी सिल्वर चाबी। ये चाबियां मास्टर के 2 बेटों ब्लैक क्रो और ओल्ड स्नेक के पास हैं, जो हमेशा उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। मास्टर का बेटा बनने के बाद फई ने अपनी पूरी फौज के साथ नॉर्थ सी गैंग के इलाके पर जोरदार हमला कर दिया।
इस जंग में उनकी जीत हुई, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि वोलोंग कैसे वहाँ से बचकर भाग निकला, ये किसी को समझ नहीं आया। इस जीत के बाद फेई का नाम हर किसी की जुबान पर था और उसने गैंग को अपने हाथ में संभाल लिया। अपनी जिम्मेदारी को धीरे धीरे संभालते हुए फेई ने अपनी मदद के लिए ऑर्किड नाम की एक लड़की को रखा था, जो शायद उसकी बचपन की दोस्त थी। एक शाम फेई अपने भाइयों के साथ खाना खाने के लिए बाहर गया। सब लोग उसकी हिम्मत और काबिलियत से काफी प्रभावित थे, लेकिन नॉर्थ इविल को ये बात कभी अच्छी नहीं लगी और वह उससे जलता था। वह सोचता था कि आखिर ये कल का आया हुआ कैसे इतनी जल्दी इतनी कामयाबी हासिल कर सकता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगे, लेकिन फेई के साथ बचपन से ही कुछ अजीब हो रहा था। असल में फेई को अपने बचपन की एक बुरी घटना दिखाई देती थी, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। परेशान होकर उसने ऑर्किड को अपनी कहानी बताई कि बचपन में वह अपने दोस्त चुन, फेरी और फा के साथ मस्ती कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से ब्लैक टाइगर के गुंडों ने आकर फा को उठाकर अगवा कर लिया ताकि वह उसे अंग्रेजों को अच्छे दामों पर बेच सकें। जब उसने यह बात अपने पिता को बताई तो उसके पिता अपने साथियों के साथ फा को बचाने निकले और जल्द ही उन्होंने उस गुंडे को पकड़ भी लिया, पर तब तक वह फा को बेच चुका था। बदला लेने के लिए ब्लैक टाइगर गैंग ने हमला कर अनाथ आश्रम के कुछ बच्चों को मार दिया और आश्रम में आग भी लगा दी। मगर फेई के पिता ने बच्चों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। अपने पिता की मौत से गुस्सा होकर फेई और फेरी दोनों हथियार लेकर गुंडे के अड्डे पर पहुंचे ही थे, मगर तब तक किसी और ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। अब फेई भी अनाथ हो चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे मार्शल आर्ट्स के गुरु मिले, जिन्होंने उसे और फेरी को अपने पास रख लिया और उनकी देखभाल की। साथ ही कई सालों तक उनसे मार्शल आर्ट्स, कुंग फू, हथियार चलाने की शिक्षा भी दी और धीरे धीरे उन्होंने लोग इकट्ठा किए और खुद की ईगल गैंग बना ली। उनकी गैंग का मकसद ब्लैक टाइगर गैंग को अंदर से खत्म करना था, ताकि यह शहर उनकी गुलामी से आजाद हो सके। जिसका मतलब तब से फेई ब्लैक टाइगर गैंग का हिस्सा बनने की साजिश कर रहा था और चुन ने तवायफ होने का नाटक किया। वहीं फेरी और चुन ईगल गैंग को चुपके से बढ़ाते रहे। अब ऐसे ही कुछ दिनों में फेई ने ब्लैक टाइगर की सारी खुफिया जानकारी, जैसे कि उनके व्यापार, हथियार की फैक्ट्री, इकट्ठा करके अपने ईगल गैंग के लोगों तक पहुंचा दी। एक दिन चुन और उसके साथियों ने मिलकर ओल्ड स्नेक पर हमला कर दिया। फिर वे उसे एक सुनसान जगह पर ले आए और उसे तड़पा कर मार डाला। इसके बाद चुन ने उसकी जेब से चाबी निकाली और उसकी डुप्लीकेट बनाकर वापस रख दी। फिर रात को उन्होंने एक संदेश के साथ ओल्ड स्नेक की लाश ब्लैक टाइगर के अड्डे पर पहुंचा दी। उस संदेश पर लिखा था, सबको अपने बुरे कर्मों का फल मिलेगा। उसकी लाश देखकर मास्टर लुई सहम गया। वह सोचता है कि आखिर इतनी हिम्मत किसकी हो गई, लेकिन मास्टर लुई को ओल्ड स्नेक से ज्यादा फिक्र गोल्डन चाबी की थी, जो उसे सुरक्षित मिल गई। तब मास्टर लुई ने चैन की सांस ली और उस चाबी को नॉर्थ इविल को संभालने के लिए दे दिया। अब माहौल शांत होते देख फेई मछली पकड़ने का बहाना देकर फेरी से मिलने पहुंचा और उसे वह डुप्लीकेट चाबी ले ली। अगली शाम फेई का निशाना अब ब्लैक क्रो था। उसके अड्डे पर पहुंचकर सट्टा लगाने लगा और जानबूझकर हारने लगा। जल्द ही उसके पैसे खत्म हो गए तो ब्लैक क्रो से 3000 सिक्के उधार लेने गया, मगर ब्लैक क्रो ने पैसे देने से मना कर दिया। उसकी ना सुनने पर फेई मुस्कुराया और उसके सामने उसी गोल्डन चाबी की डुप्लीकेट चाबी रख दी। ब्लैक क्रो ने उससे पूछा, यह तुम्हारे पास कहाँ से आई? फेई ने कहा कि यह उसे नॉर्थ इविल के पास मिली थी। उसने बताया कि नॉर्थ इविल ने मास्टर को असली चाबी देने से पहले ही डुप्लीकेट चाबी बना ली थी, मगर ब्लैक क्रो को उस पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए वह फेई को लेकर शहर के एक सुनसान कोने में आ गया, जहां ब्लैक टाइगर का खुफिया खजाना मौजूद था। जब डुप्लीकेट चाबी से खजाना खुल गया तो ब्लैक क्रो का शक यकीन में बदल गया। कुछ देर बाद फेई ने चुपके से खुफिया खजाने की जानकारी फेरी को दी और दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। वहीं अगली सुबह चुन एक कपड़े धोने वाली का भेष बनाकर फेई के घर आ गई ताकि वह उसे अगले प्लान की तारीख बता दे। अब रात में मास्टर लुई फेई के कामों से बेहद खुश था, इसीलिए उसे अपना तलवारों का कमरा दिखाने ले गया। लेकिन तभी उनके अड्डे पर वुलोंग ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। उनके बीच काफी खून खराबा हुआ, कई लोग मारे गए, जबरदस्त लड़ाई हुई। फेई और वुलोंग दोनों कमाल के तलवारबाज थे, लेकिन अंत में फेई ने अपनी हिम्मत और साहस के दम पर वुलोंग को धूल चटा दी और उसके सीने पर तलवार रखकर उसे घुटने टेकने को कहा, क्योंकि फेई उसे मारना नहीं चाहता था। लेकिन मास्टर लुई ने पीछे से तलवार को धक्का दे दिया, जिससे वुलोंग मर जाता है। दूसरी ओर ईगल गैंग ने नशे की दुकानों को जला दिया और खुफिया खजाने पर पहुंचकर गार्ड्स को हरा दिया।
चुन और उसके साथी ने ब्लैक क्रो को धोखे से एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे बंदी बना लिया। फेरी अकेला ही ब्लैक टाइगर के गुंडों का सफाया करने लगा। जब मास्टर लुई को आग लगने की खबर मिली तो उसने फेई को भेजा, पर फेई वहां जाने के बजाय चुन के पास पहुंच गया। वहां चुन ने ब्लैक क्रो को मार डाला और ऐसी चाल चली कि सबको लगा यह काम नॉर्थ इविल ने किया है। दूसरी ओर फेरी को गुंडों ने पकड़ लिया। जब फेई अड्डे पर पहुंचा तो उसने फेरी को तड़पते हुए देखा। मास्टर लुई ने फेरी से उसके साथियों का पता पूछा और फेरी ने कहा कि वह खजाना लूटने गए हैं। मास्टर घबरा कर खजाने के पास पहुंचा, पर सब कुछ लूट चुका था। ईगल गैंग ने सभी ताले तोड़कर खजाना गरीबों में बांट दिया था। मास्टर लुई कोई बेवकूफ नहीं था, बल्कि एक बहुत ही शातिर चालाक आदमी था। वह समझ गया कि कोई तो है जिसने गद्दारी की है। उधर फेई ने रोते हुए फेरी से आखिरी बात की। फेई कहता है कि कुछ भी हो जाए उसे ब्लैक टाइगर गैंग का सफाया करना है ताकि शहर के लोग खुश रह सकें। इतने में ही मास्टर लुई लौटकर फेई से कहता है कि फेई को मारकर उसके टुकड़े कर दो। लेकिन तभी ब्लैक क्रो की कटी हुई लाश वहां आ गई, जिसे देख इस बार मास्टर लुई की हालत पतली हो गई। पर उसने देखा कि लाश पर नॉर्थ इविल की तलवार का निशान है, तो मास्टर को उस पर शक हुआ। तब अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नॉर्थ इविल ने फेरी को तड़पाकर उसे अपने मालिक का नाम बताने को कहा, पर बेचारे फेरी ने अपना दम तोड़ दिया, जिससे सबको लगा कि नॉर्थ इविल ने सच दबाने के लिए फेई को चालाकी से मार डाला। फेई को फेरी की मौत का गहरा दुख हुआ। अगले दिन उसने ऑनार्किड की बाहों में रोकर अपने दोस्त का शोक मनाया। ऑनार्किड ने उसे शांत किया और मिशन पर ध्यान देने को कहा। उसने बताया कि उसके पास एक प्लान है, पर क्या यह नहीं बताया। रात को ऑनार्किड अपनी सहेली के साथ नॉर्थ इविल के पास गई। नॉर्थ इविल मालिश करवा रहा था जब ऑनार्किड ने उससे कहा कि वह फेई का राज बताना चाहती है। ऑनार्किड ने खुलासा किया कि फेई ने ही खजाने पर हमला किया। फिर उसने बताया कि उसका असली नाम फा है और ब्लैक टाइगर के गुंडों ने उसे बचपन में कोठे पर बेच दिया था। नॉर्थ इविल उसकी बातों में आ गया और कहता है, तुम पर कितना जुल्म हुआ है। और जब नॉर्थ इविल ने उसके करीब आने की कोशिश की तो ऑर्किड ने चुपके से अपने बालों में छिपे हथियार जहरीली सुई से उसे मारने वाली थी, लेकिन नॉर्थ इविल तैयार था और उसने ऑर्किड को जमीन पर पटका, उसका गला दबाया और फिर उसे बुरी तरह पानी में डुबोकर मार दिया। फिर नॉर्थ इविल की नजर ऑर्किड के साथ आई उसकी सहेली पर पड़ी, जो कि कोई और नहीं चुनती। अब इससे पहले नॉर्थ इविल कुछ करता, चुन ने चाकू से हमला कर उसे एक ही झटके में मार डाला, जिससे ब्लैक टाइगर का तीसरा टाइगर भी खत्म हो गया। अगले दिन फेई और चुन ने फेरी और ऑर्किड को दफन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिर फेई ने ऐलान किया कि अब असली जंग का समय आ गया है। उन्होंने पूरे शहर में पर्चे बांटकर लोगों को ब्लैक टाइगर के खिलाफ खड़ा किया। फेई ने सभी को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देना शुरू की और 300 गुलामों को रिहा किया। शहर के सभी लोग फेई के साथ हो गए। अब सिर्फ मास्टर लुई ही बचा था, इसलिए फेई ने मास्टर लुई को अपने साथ 2-2 हाथ करने के लिए कहा। उनकी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और फेई ने चारों तरफ आग भी लगा दी। लेकिन जब आग ज्यादा बढ़ गई तो उन्हें पत्थरों पर लड़ना पड़ा। दोनों एक दूसरे पर कई बार वार करते हैं, लेकिन दोनों में टक्कर का मुकाबला हो रहा था। अंत में फेई ने एक बार में मास्टर लुई को गिरा दिया, जिससे वह पत्थरों पर लटक गया, जिस पर फेई ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर आने के लिए कहा। पर मास्टर लुई को किसी का एहसान नहीं चाहिए था। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी दम पर जी थी और उसे अब फेई से हारी हुई जिंदगी कबूल नहीं थी, इसलिए अपना हाथ छोड़ देता है और मास्टर लुई का अंत हो जाता है। ब्लैक टाइगर गैंग का पूरी तरह खात्मा हो गया, जिससे उनका शहर गुलामी की जंजीरों से आजाद हो गया। हर कोई जश्न मनाकर झूमने लगे। आखिर में फेई ने वहाँ के लोगों को काम और इज्जत से जीने का मौका भी दिया और कुछ दिनों बाद अपने पिता और मार्शल आर्ट्स के गुरु के नाम पर एक नया मार्शल आर्ट्स स्कूल खोला। और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। यह कहानी अगर पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।